हे गाइस, दिस इज प्राची सिंह ठाकुर। तो आज मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ दैट इज रिलेटेड टू वॉर एंड बैटल। सो गाइस, बेसिकली मूवी का बैकग्राउंड ये है कि नेवल एयर फोर्स ने बैटल जीतने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की एक मशीन बनाई। बट जैसा कि हम जानते ही हैं, एआई कैन बी ब्लेसिंग एंड कैन बी कर्स ऑल्सो। सो ये प्रॉफिटेबल भी साबित हो सकती है और कभी ना कभी गलत एक्सपेरिमेंट से सब कुछ बर्बाद भी कर सकती है। सो गाइस, ऐसा ही होता है इस मूवी में भी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना फाइटर प्लेन किस तरह से तबाही मचाता है, ये आप इस मूवी में जानेंगे। तो गाइस, मूवी का नाम है स्टेल्थ, जो रिलीज हुई थी 2005 में एंड इसकी IMDb रेटिंग है 6.1। नेवल एयर फोर्स ने बढ़ते हुए आतंकवाद से बचने के लिए एक नई प्लानिंग की है जो मॉडर्न एक्सपेरिमेंट एंड न्यू टेक्निक बेस्ड है, जिसका मेन मकसद है दुश्मनों का खात्मा, चाहे वो दुनिया में कहीं भी छुपे हुए हों। पूरी प्लानिंग एंड प्रोग्राम में शामिल होने के लिए 400 से भी ज़्यादा पायलट ने अप्लाई किया था, जिसमें से बस 3 ही चुने गए, जिनका नाम बेन, कारा और हेनरी है। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है कैप्टन जॉर्ज से, जहां वो तीनों पायलट लेफ्टिनेंट कारा, बेन और हेनरी को बताते हैं कि एक खुशखबरी है, हमें अमेरिकन नेवल जहाज मिल रहा है जिसका नाम इब्राहिम लिंकन है। कैप्टन डैंक मार्टिन और मैं एक साथ पढ़ते थे और अब हम एक साथ काम करने वाले हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा स्क्वाड्रन भी बढ़ाने वाला हूँ, एक और पायलट तुम्हारे ग्रुप में बढ़ने वाला है। जिसे सुनकर वो तीनों खुश नहीं थे, स्पेशली हेनरी। वो कहता है, कैप्टन हम सालों से उड़ान भर रहे हैं, सब परफेक्ट चल रहा है, फिर चौथे पायलट की क्या ज़रूरत है। जिस पर कैप्टन जॉर्ज कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिशन है अमेरिकन नेवल फोर्स के लिए। फिर एंट्री होती है एडी की और जॉर्ज कहता है, ये ही है तुम्हारा नया साथी, जिसे देखकर बेन, हेनरी और कारा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनका नया साथी कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉडर्न टेक्निक से बना एक प्लेन है, जिसमें मॉडर्न कंप्यूटर है। वो अपनी उड़ान खुद भरता है, वो भी बिना किसी पायलट के। इसका दिमाग याद करने और समझने में माहिर है। जिसके बाद जॉर्ज तीनों पायलट को एडी के बारे में पूरी स्टडी करने के लिए कहता है। डैंक और जॉर्ज काफ़ी अच्छे दोस्त हैं एंड जॉर्ज अपना ये न्यू एक्सपेरिमेंट डैंक के जहाज पर कर रहा है, जिस पर डैंक कहता है, तुम बिना टेस्ट के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जिससे बहुत से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। मैं इसके लिए राजी तो नहीं हूँ, पर तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। जॉर्ज कहता है कि भरोसा रखो, एक्सपेरिमेंट के बाद हमें मॉडर्न टेक्निक का फाइटर प्लेन मिलने वाला है जो वॉर ऑफ द फ्यूचर बनेगा। जिसके बाद तीनों पायलट और एडी उड़ान भरते हैं, बट वो तीनों ही एडी को नापसंद कर देते, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि फ्यूचर में एडी उनकी जगह ले सकता है। और इस एक्सपेरिमेंट में तीनों पायलट एडी को उड़ान भरना सिखा रहे होते हैं और फाइट कैसे करते हैं ये भी बता रहे होते हैं। इसी बीच जॉर्ज कंट्रोल रूम से कहता है, तुम सबको एक मिशन पे अर्जेंटली जाना होगा। वो कहता है, CIA खुफिया एजेंसी वालों को अभी अभी पता चला है कि 3 आतंकवादी ग्रुप के मेन लीडर 24 मिनट्स में मिलने वाले हैं। देश का नाम है म्यांमार, जो भारत देश का पड़ोसी है। शहर है रंगूर। वो अमेरिका की ज़मीन पे अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बेन पूछता है, कैप्टन इसमें ED का क्या काम रहेगा। रिप्लाई में कैप्टन जॉर्ज कहता है, ED तुम्हारे हमले को देखेगा, क्योंकि एडी अभी एक्सपेरिमेंट पे चल रहा है, इसलिए उसके लिए कोई कमांड नहीं है। उनका मेन निशाना है मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी, जो नया बन रहा है। वहीं पर तीनों आतंकवादी मिलने वाले हैं। बिल्डिंग खाली है बट रंगून सिटी के बीचों बीच है, जिसके आसपास की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो अटैक करने से थोड़ा घबरा रहे होते हैं। बट वो आतंकवादियों को खोने का रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए अब ऐसा कोई तरीका ढूंढना है जिससे लोगों को नुकसान भी ना पहुंचे और आतंकवादी भी मारे जाएं। जिसके बाद एडी कंप्यूटर से खुफिया फोटोज कंट्रोल रूम भेजता है, जिसे जॉर्ज और उसकी टीम अच्छे से क्रैक कर लेते हैं। उनके पास सफिशिएंट मिसाइल नहीं थे कि वो बिल्डिंग की मोटी स्टील की परत को तोड़ सके। वहीं एडी अपनी टेक्निक का यूज़ करके बताता है कि 38 किलोमीटर की उड़ान भरने से मिसाइल की स्पीड बढ़ेगी और इजली वो छत को तोड़ सकते हैं। फिर कारा कहती है कि उस रफ्तार में बेहोश होने की 73% गुंजाइश है। जहां कैप्टन कहता है, सभी वापस आ जाओ, मिसाइल एडी फेंक देगा। हमने ये मशीन इसलिए ही बनाई है, एडी के रगों में खून नहीं दौड़ता और ना ही वो बेहोश हो सकता है। जहां बेन कहता है, मिशन काफ़ी ज़्यादा अहम है, मैं इसे पूरा करूंगा। मैंने ये ओहदा और कामयाबी अपनी हिम्मत और मेहनत से हासिल की है, मुझे चुनौतियां पसंद हैं। कैप्टन जॉर्ज बेन को ऑर्डर देता है कि वो वापस आ जाए, बट यहाँ पे लेफ्टिनेंट बेन कंट्रोल रूम से कनेक्शन को काट देता है, जिससे कि वो मिशन को पूरा कर सके और उसे जॉर्ज को भी इग्नोर ना करना पड़े। वहाँ एडी भी उनका पूरा सपोर्ट करता है। वो 38 किलोमीटर रफ्तार से मिसाइल गिरा देते हैं और खतरनाक धमाका होता है। पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, बट आसपास के लोग बिल्डिंग को खरोच भी नहीं आती है एंड उनका मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। वो वापस जहाज पर चले जाते हैं
जहाँ बिजली गिरती है। तूफान आने से और बिजली गिरने से झटका लगता है और एडी बेकाबू हो जाता है और जहाज पर क्रैश लैंडिंग करता है। उसे रिपेयर के लिए भेजा जाता है, जहां बेन को ये पता चलता है कि एडी को बेहतर बदलाव के साथ बनाया गया है, बट वो तबाही भी मचा सकता है। फिर वो जॉर्ज के पास जाता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि एडी को जंग में यूज करना सही है। हमें जो है वो एक कंप्यूटर में कभी नहीं हो सकता, जैसे जज्बात, सोचने और समझने का सही तरीका और खतरनाक अंजाम से डर कर हमें एक मशीन का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जहां कैप्टन जॉर्ज कहता है, मैंने जिंदगी न्यौछावर कर दी है इन्हीं अंजामों को सोचते सोचते। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि बैटल में जाने से पहले एडी 100% सही से काम करेगा। हमें सिर्फ एक और कामयाब मिशन की ज़रूरत है। फिर देखते ही देखते ये प्रोजेक्ट पूरी दुनिया के सामने होगा। जिस पर बेन कहता है, ठीक है कैप्टन, आप मेरे कमांडर हैं, मुझे आपकी कमांड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम ये रिस्क लेकर भी देख लेते हैं। फिर कैप्टन जॉर्ज तीनों कैप्टन को हॉलीडे के लिए थाईलैंड भेजता है ताकि वो फ्रेश माइंड से अगले मिशन के लिए रेडी हो सकें, जहां वो तीनों बहुत सारी मस्ती करते हैं, घूमते हैं, फोटोग्राफी भी करते हैं। जहां एक रेस्टोरेंट में हेनरी और बेन कारा के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं बेन कहता है, जानता हूँ नेवी में इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट रूल है, बट मुझे कारा के लिए अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, मैं उससे पसंद करता हूँ। फिर हेनरी रिप्लाई में कहता है, बेन तुम कारा को पसंद करते हो, बट हम दोनों जानते हैं कि कारा को नेवी वाले तैयार कर रहे हैं। वो एक मिसाल है, कोई लड़की अगर उस ऊंचाई पर पहुंच सकती है तो वो सिर्फ कारा है। अगर तुमने उससे शादी की तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। फैसला तुम्हारा है, अपना प्यार बचाना चाहते हो या फिर उसका फ्यूचर। फिर नेक्स्ट सीन में बेन और कारा रात को बात कर रहे होते हैं और साथ ही डिनर कर रहे होते हैं कि तभी पेजर बजता है और कैप्टन जॉर्ज उन्हें एक नए मिशन के लिए बुला लेता है। जहां जॉर्ज बेन को कहता है कि लेफ्ट हैंडेड तुम्हें अपनी टीम यानी कारा और हेनरी के साथ ताजिकिस्तान जाना है। ये उन मुल्कों में है जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे। वहाँ के किसी सोल्जर कमांडर के हाथ मॉडर्न एटम न्यूक्लियर मिसाइल लगी हैं और हेडक्वार्टर उन्हें जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जहाँ जॉर्ज एडी को भी उनके साथ भेजता है और बेन कहता है कि सर, हमें एडी को मिशन से हटा देना चाहिए। कैप्टन, मैं जानता हूँ कि आपका एक मकसद है, ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट ये मॉडर्न फाइटर प्लेन हमारी जान जोखिम में डाल सकता है। जॉर्ज कहता है, एडी वॉर ऑफ द फ्यूचर है। यहाँ आने से पहले तुम्हें पता था कि यहाँ के तौर तरीके अलग हैं। अगर तुम चैलेंजिंग काम करना चाहते हो तो एडी के साथ उड़ान भरो, यही सही मौका है, नहीं तो तुम्हें अपना स्पेशल प्लेन छोड़कर आम जनता वाला प्लेन उड़ाना पड़ेगा। गाइस, ये सारी बातें ईडी मशीन वहाँ पे सुन रही होती है और उसका एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज हो जाता है। वो बेन की किसी भी कमांड को आगे फॉलो करने वाली नहीं है, जिसके बाद वो सब मिशन के लिए निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ताजिकिस्तान में लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं अपने एटम न्यूक्लियर मिसाइल्स को देखकर। कारा अटैक वाले प्लेस में बहुत सारे लोगों के होने की इंफॉर्मेशन देती है, जिनमें से ज्यादातर लोग किसान वर्ग के और मासूम लोग थे। अटैक से उनकी जानें भी जा सकती हैं। और हेनरी के सेंसर्स भी बता रहे थे कि साउथ डायरेक्शन में हवाएं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं। इस रफ्तार से एटम न्यूक्लियर डस्ट कल तक पाकिस्तान पहुंच जाएगा। बेन कैप्टन जॉर्ज से कहता है कि मैं इस मिशन को कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि इससे पाकिस्तान में भी जान मान का भारी नुकसान हमको देखने को मिलेगा। लेकिन एडी बेन के ऑर्डर को डिनाई करते हुए कहता है कि मैं अटैक करूंगा और उनका ग्रुप छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। जहां ऑपोजिट वॉर के लोग एडी पे अटैक कर देते हैं। फिर बेन, कारा और हेनरी से बचाने के लिए जाते हैं, जिससे वो भी अटैक करते हैं और उनकी सारी न्यूक्लियर मिसाइल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिससे न्यूक्लियर डस्ट सब जगह फैलने लगती है और लोग मरने लगते हैं। कैप्टन जॉर्ज ईडी के क्रिएटर से यानी कि कीट ऑर्बिट से बात करते हैं, जहां उन्हें ये पता चलता है कि ईडी जान हथेली पर है, एक फाइल पढ़ रहा है जिसके अकॉर्डिंग साइबेरिया में एक न्यूक्लियर वेपन लेबोरेटरी है जो उसका अगला निशाना है और 40 मिनट में वो उसे पूरी तरह से बर्बाद करने वाला है। सो गाइस, जान हथेली पर है, ये फाइल पूरी तरह से काल्पनिक थी और इसलिए वो नहीं चाहते थे कि एडी उसे रियल समझ के वहाँ पे अटैक कर दे। इसलिए कारा और हेनरी उसके पीछे जाते हैं, जहाँ बेन हेनरी को ऑर्डर देता है कि वो ईटी को डिस्ट्रॉय कर दे। फिर जैसे ही हेनरी मिसाइल छोड़ता है, ईटी बचकर निकल जाता है और हेनरी का प्लेन चट्टानों से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है और वो मर जाता है। उसके कुछ प्लेन के टुकड़े कारा के प्लेन में घुस जाते हैं, जिससे कारा के प्लेन का लेफ्ट विंग भी खराब हो जाता है और उसका प्लेन भी क्रैश होने लगता है। बट वो जैसे तैसे करके पैराशूट से निकलकर साउथ कोरिया के जंगलों में जाके गिर जाती है, जो कि उनका दुश्मनों का इलाका था। वहाँ की आर्मी को पता चलता है कि कोई उनके देश में घुस गया है,
जिसके बाद वो कारा को शूट कर देते हैं, बट गोली उसके हाथ से छूटकर निकल जाती है और वहाँ से भागकर जंगलों में वो छुप जाती है। वहीं दूसरी तरफ एडी का फ्यूल ख़त्म हो जाता है और वो फ्यूल भरने के लिए जाता है, जहां बेन भी उसके पीछे जाता है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन एडी बड़े ही चालाकी के साथ फ्यूल मशीन को तोड़ देता है, जिससे फ्यूल फैल जाता है और वहां पे आग लग जाती है और एडी का फ्यूल पाइप भी फट जाता है, जिससे कि वो क्रैश होने लगता है। बेन कहता है अगर बचना चाहते हो तो मेरे मुताबिक काम करो और अपने सारे निशाने कैंसिल कर दो, और एडी वैसा ही करता है जैसा कि बेन कहता है। फिर वो कैप्टन जॉर्ज के कहने पे अलास्का लैंड करते हैं, जहां एक डॉक्टर बेन को इंजेक्शन देके मारने की कोशिश करता है, लेकिन हाथापाई में उसको ही इंजेक्शन लग जाता है और वो मर जाता है। सो गाइस, यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्ट्री का खुलासा होता है और मूवी का प्लॉट रिवील होता है। कैप्टन जॉर्ज ने ही बेन को मारने के लिए कहा था और अब उन्होंने कीथ ऑर्बिट को अलास्का भेजा है ताकि वो ईटी की याददाश्त को मिटा सके और वो सब कुछ भूल जाए, सिर्फ कैप्टन की कमांड को ही फॉलो करे। और कैप्टन जॉन ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि वो एडी को फॉरेन कंट्री में करोड़ों रुपए में बेच सके। बट बेन को सब कुछ पता चल जाता है और वो ईटी को बचा लेता है और अलास्का में धमाकेदार फाइट के बाद वो नॉर्थ कोरिया जाते हैं कारा को बचाने के लिए, जहाँ पे कारा उन्हें मिल जाती है और तभी नॉर्थ कोरियन आर्मी का चॉपर उन पर अटैक कर देता है। लेकिन एडी बीच में आके कारा और बेन को बचा लेता है। चॉपर से टकराकर एडी भी ब्लास्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ टेन को जॉर्ज के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि वही फ्रॉड कर रहा था और एडी को विदेशी कंट्रियों में बेचने के लिए उसने ये सब किया था। तो वो उसे अरेस्ट करने के लिए जाता है, बट जॉर्ज खुद को गोली मारकर मर जाता है। फिर कारा और बेन अमेरिकन जहाज पे वापस चले जाते हैं। सब मिलकर हेनरी को श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं एंड फाइनली बेन कारा को प्रपोज कर लेता है। सो गाइस, यहीं पे मूवी का दी एंड होता है और आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही अच्छी स्टोरी आपके साथ में शेयर करती रहूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए अलविदा।